मॉर्निंग बच्चों, आज हम सोशल का एक नया सेक्शन स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, जिसकी आपकी बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और अभी तक हम लोग सिविक्स के नाम से पढ़ते रहे थे, पर नाइन्थ से हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। ओके, कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है, क्योंकि हम इससे पहले क्लास 8 तक ये पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक हमने डेमोक्रेसी जितना हमने पढ़ा है और क्लास 8 तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं। गवर्नमेंट की सेंट्रल पावर नहीं होती है, जस्ट लाइक हमारे इंडिया में देयर इज लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियरी, है ना। जब 9th में थे तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर इज द वन हु मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, और इसको हम इलेक्ट करते हैं, ओके, बाय द मीडियम ऑफ इलेक्शन। देन कम्स द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ऐसे पर्सन होते हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स रहते हैं। लेजिस्लेचर, हाँ, लेजिस्लेचर परमानेंट नहीं रहते, हर 5 से 6 साल में बदलते हैं, चुनाव होते हैं। ओके, हालांकि सारे डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हाथ में रहती है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आर द वंस जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ओके, दे आर परमानेंट, दे आर वो सब चीज़ें एनालाइज करते हैं कि जो डिसीजन लिए हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए। ओके, और फिर इसके रिलेटेड डाटा दिया जाता है लेजिस्लेचर्स को कि क्या हर्डल्स आएंगे और उनको कैसे निपटना है। ये पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को संभालने में हेल्पफुल रहते हैं। एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स हो गए, हमारे पुलिस सर्विस में हो गए, सब एग्जीक्यूटिव में आएंगे। एंड लेटर ऑन फाइनल इज द जुडिशियरी, जो कि इन सब की ऊपर रहती है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका काम यही होता है कि इफ इन केस गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन गलत लिया गया है तो उस डिसीजन पे रोक लगा सके। ओके, तो ये जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है आज के मॉडर्न डे में, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, विद दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 1 पावर शेयरिंग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू। ओके, तो इसमें रिलेटेड ये है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ें। With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in democracy, all power does not rest with any one organ of the government. Okay, जब पिछली बार जब हमने डेमोक्रेसी जो पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि जो पावर जो होती है किसी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास नहीं होती, मतलब सिर्फ लेजिस्लेचर के पास नहीं होती, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं और ये पावर्स प्रॉपरली रेगुलेट होती है। ओके, An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design the democracy. और पावर किस तरीके से शेयर करनी चाहिए, अगर ये प्रॉपरली अगर डिजाइन ना हो बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो डेमोक्रेसी प्रॉपरली रन नहीं हो पाएगी किसी भी कंट्री में। ओके, इन दिस and the next chapters we carry the idea of power sharing forward. We start with 2 stories from the Belgium and Sri Lanka. ये वाला चैप्टर, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर दे आर इंटरलिंक्ड और इसमें हम पावर शेयरिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसका एग्जांपल हम इसका पावर शेयरिंग के एग्जांपल को समझाने के लिए आपके चैप्टर में देयर इज 2 स्टोरीज चैप्टर में बिटवीन कंट्री बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी डिमांड्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिमांड्स होती थी उसको कैसे हैंडल किया है, कैसे पावर्स को शेयर किया गया है। Okay, this story yields some general conclusion about the need of the power sharing in the democracy. और जब आप इन स्टोरीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि why there is need of power sharing in democracy. Okay, so आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बेल्जियम एंड श्रीलंका ऑन पेज नंबर 2। ओके, जब आप इस वीडियो को देखिए तो यार ध्यान से अपनी बुक ओपन करके रख लीजिए, बिकॉज इसमें मैप है श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का, तो उसको अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम सबसे पहले हम स्टोरी जो लेंगे हम वो लेंगे बेल्जियम की। ओके, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। उसका अगर हम एरिया वाइज देखें तो हरियाणा जो हमारा एक स्टेट है उससे छोटे ही है वो। ओके,
और अगर हम इसकी बात करें इसके आसपास के बॉर्डर या नेबरिंग स्टेट की, तो हम ये देखेंगे कि बेल्जियम के आसपास फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये 4 कंट्रीज़ हैं। ओके, इसकी जो पॉपुलेशन है वो ओनली अबाउट 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि अगर हरियाणा की पॉपुलेशन देखें तो उससे 50% है। ओके, हरियाणा में अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ और पीपल रिसाइड करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ से। लेकिन अगर हम बेल्जियम की बात करें तो पॉपुलेशन वहाँ पे केवल 1 करोड़ है। ओके, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द कल्चर एंड ट्रेडिशन द पीपल दे यूज टू फॉलो। ओके, यहाँ पे रिलीजियस बेस्ड कंपोजिशन नहीं है, यहाँ पे मतलब रिलीजियसली डिवाइडेड नहीं है। लाइक इन इंडिया वी आर रिलीजियसली डिवाइडेड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन। ओके, पर लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी भी पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, अगर उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसका पहनावा, अगर ये सब सेम है तो इसको हम एथनिक कंपोजिशन कहेंगे। तो दिस एथनिक कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन दर कंट्री। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर पूरी 100% पॉपुलेशन को ले तो 59% people lives in the Flemish region and speak Dutch. Okay, so 59% जो people है वो डच भाषा बोलते हैं, और जहाँ पे वो रहते हैं उसको फ्लैमिश रीजन कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, नेदरलैंड डच जो है भाषा है वो नेदरलैंड्स की तरफ बोली जाती है। तो सिंस इट माई ऐसा डच जो नेदरलैंड वाला रीजन है जो बॉर्डर शेयर करा, इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता हुआ, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कल्चर, जो लैंग्वेज जो इंसान बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, वो दे आर डच स्पीकिंग पीपल। ओके, और यही मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन है, दैट 59% ऑफ द पीपल स्पीक्स डच लैंग्वेज। नाउ 40% पीपल इन द वैलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच। अब जो 40% है, जो आपकी अगर हम मैप में देखेंगे तो येलो कलर का जो रीजन है वो डच स्पीकिंग है, और जो हल्का ब्राउनिश कलर है वो जो है वैलन रीजन है, वहाँ पे फ्रांस भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। नाउ इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 20% पीपल स्पीक डच। ओके, जो उनका कैपिटल है जो कि लाइट ब्राउन कलर से है ब्रुसेल, वहाँ पे 80% जो पीपल हैं वो फ्रांस भाषा बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। और रिमेनिंग जो टोटल एक्चुअल जो टोटल 1% जो पॉपुलेशन है, अगर आप 59 और 40 को ऐड करें तो 99% हो गया है। और जो 1% जो पीपल वहाँ पे रह रहे हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, दिस इज द कंपोजिशन या फिर दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ओके, यहाँ पर हम डिवाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग। ओके, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो फ्रांस कम्युनिटी थी या जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो माइनॉरिटी केस में आते हैं, बिकॉज दे आर ओनली 40%, डच स्पीकिंग पीपल्स आर 59%। तो ये देखें तो उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो ऑल्दो दे वर इन माइनॉरिटी बट दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी अमीर एज वेल एज दे वर पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। अब इसका विरोध किया डच स्पीकिंग पीपल्स ने, हालांकि इनको जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बाद में मिला। ओके, दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इसकी वजह से आपस में मतभेद होना स्टार्ट हो गया बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द ईयर 1950s to 1960s। The tension between the two communities were more acute in Brussels। और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला माहौल या जो विवाद था वो ब्रुसेल्स में हो रहा था। अब यहाँ पे ब्रुसेल्स में ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे डच जो स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी, जो कि कंट्री में देखे जाए तो डच पीपल्स वेर इन द मेजोरिटी, पर लेकिन ब्रसल्स में जो मेजोरिटी पीपल जो थे वो फ्रांस बोलने वाले थे। 80% वेर फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी एंड 20% वेर ओनली डच। तो इस वजह से जो कैपिटल ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे थे। अब इसको यहीं रोकते हैं, इसके बाद हम जाते हैं दूसरे देश यानी कि श्रीलंका। ये ध्यान रखिएगा। ओके, 59% डच,
एंड 40% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, लेकिन इसका उल्टा कैपिटल में उल्टा है, कैपिटल में फ्रांस स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं और डच स्पीकिंग पीपल कम है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा विवाद हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स वर मोस्ट रिच एंड पावरफुल, जिससे कि डच कम्युनिटी एंड फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब हम चलते हैं दूसरी कंट्री की तरफ जो कि श्रीलंका, जो कि हमें नेबरिंग कंट्री है। ओके, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। ओके, जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर पर है। ओके, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल इन द स्टेट। अब इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द पॉपुलेशन इज 2 करोड़, जो कि हमारे हरियाणा स्टेट के बराबर है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे हमारे अदर नेशन लाइक इंक्लूडिंग इंडिया, हमें डाइवर्स कम्युनिटी के पीपल्स मिल जाते हैं, सेम श्रीलंका में भी ऐसा ही था, डाइवर्स कम्युनिटी पीपल। The major social groups are the Sinhala speakers. Sinhala speakers were 74%, यानी कि तो नेटिव श्रीलंकन से श्रीलंका भाषा बोलते थे। श्रीलंकन जो लैंग्वेज जो सिंहला चलती है उसके जो सोशल ग्रुप में अगर बांटा जाए या एथनिक ग्रुप में बांटा जाए तो उसमें 74% वर द सिंहला स्पीकर्स, 18% वर द तमिल स्पीकर्स, यानी तमिल लैंग्वेज बोलते थे। आउट ऑफ विच तमिल लैंग्वेज बोलने वाले में भी 2 सब ग्रुप बना के रखे थे जो नेटिव तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनको कि श्रीलंकन तमिल कहा जाता था। दे कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 13% एंड द रेस्ट 85% जो थे वो ऐसे पीपल्स थे जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड फॉर द एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। और हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू मूव टू देयर होम। अगर एक बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया या प्लांटेशन वर्कर की तरह जुड़ गए तो उस प्लांटेशन जो एरिया से वो अपने घर नहीं जा सकते थे, दे हैव टू परमानेंटली सेटल। सिंस वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रहे तो इधर 5% जो कम्युनिटी थी जो कि इंडिया से वहाँ माइग्रेट हुई थी वो वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए। दिस वर नोन एज इंडियन तमिल्स। ओके, ना एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अगर आप मैप को देखेंगे ऑन पेज नंबर 3 तो इसका कंपोजिशन है पूरे मैप का। Okay, the Sri Lankan Tamils are concentrated in the northeastern part of the country. Okay, जो कि ब्राउन कलर में है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट, ओके ये वाला पोर्शन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स कॉन्स्टिट्यूटेड थे। ओके, while the most of the Tamils are Hindu or Muslim, और the rest जो तमिल से आइदर देवर हिंदू और मुस्लिम्स। ओके, इसमें से सिंहला जो थे, जो सिंहल लैंग्वेज बोलते थे, दे यूज टू जो रिलीजन वो फॉलो करते थे, बुद्ध रिलीजन फॉलो करते थे। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला, एंड रेस्ट जो क्रिश्चियन थे, 7% क्रिश्चियन थे, वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते थे, आइदर तमिल और सिंहला। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। डच कम्युनिटी वुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस न्यूमेरिक मेजोरिटी। अगर हम देखें, अब कंपेयर करते हैं दोनों ही कंट्रीज़ में, तो अगर हम देखें तो बेल्जियम में डच कम्युनिटी मेजोरिटी में है, तो वो इस न्यूमेरिक जो मेजोरिटी है उसका एडवांटेज उठा के पूरे बेल्जियम में राज कर सकते थे, अपने पावर्स को और बढ़ा सकते थे, एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और अपनी मन मर्जी से जैसा वो राज करना चाहते थे वो सब फ्रांस और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे फोर्स कर सकते थे। दिस कुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर, और इससे क्या होता, कम्युनिटीज़ में और ज़्यादा विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इस वजह से क्या होता है, सिंस जो फ्रांस स्पीकिंग पीपल है वो भी कम नहीं थे, 40% थे। इससे क्या था, अगर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता तो हो सकता था देश का विभाजन हो सकता था, यानी कि द कंट्री मस्ट वुड हैव बीन डिवाइडेड। ओके, बोथ साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, और दोनों ही जो साइड्स होते हैं वो क्या मांग करते कि हमें ब्रसल्स पे अधिकार चाहिए। इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बेगर मेजोरिटी। अब अगर श्रीलंका का एग्जाम्पल है तो श्रीलंका में तो इनफैक्ट सिंहला कम्युनिटी सबसे ज़्यादा 74%, तो उनके पास ज़्यादा न्यूमेरिक मेजोरिटी थी एंड कुड इम्पोज इट्स एंटायर विल ऑन द कंट्री। वो और वो पूरी अपना जो मत है या जो भी जिस हिसाब से चलाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, उस तरीके से वो पूरा इम्पोजमेंट कर सकते हैं पूरे देश में। तो आइए देखते हैं कि क्या करा इन दोनों कंट्रीज़ ने। तो अब हम सबसे पहले हम मेजोरिटरीज्म इन श्रीलंका। ओके, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948.
ओके 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ. द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of their majority. अब सिंस जैसे ही सिंहला कम्युनिटी जैसे लाइक श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो लीडर्स थे सिंहला कम्युनिटी के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना गवर्नेंस में हम डोमिनेट किया जाए सिंस वी आर इन द मेजॉरिटी ना. एज ए रिजल्ट जब डेमोक्रेटिकली जब गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, हालांकि वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बनी, बट लेकिन जब गवर्नमेंट बनी तो उस गवर्नमेंट ने अपने आप को मैजिटेरियन सिंहला सुप्रीमेसी घोषित कर दिया. इसका मतलब होता है मैजिटेरियन मतलब कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली अगर मेजोरिटेरियन मतलब कि मेजोरिटी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी है और उसने अपने हिसाब से दूसरे लोगों पे डिसीजन थोपना स्टार्ट कर दिए. ओके, और बिना किसी सोचे समझे, बिना उनकी सलाह मशवरा के क्या इफेक्ट पड़ेगा माइनॉरिटीज़ पर, उसका सोचे समझे बिना सारे डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए. In 1956 an act was passed recognized Sinhala as the official language. अब 1956 में उन्होंने क्या करा, एक कानून बनाया जिसमें सिंहला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया. ओके, जिसमें तमिलियंस को ना पूछा उनसे डिस रिगार्डिंग तमिलियन, ओके, कि तमिल स्पीकिंग पीपल्स का क्या होगा. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब. अब इसके साथ इस तरीके से पॉलिसीज बनाई गई जिसमें जो एस्पिरेंट्स थे उनको फ़ायदा काय में मिले, सिंहला कम्युनिटी वालों को मिले. इन द सेंस अगर एडमिशन्स होगा तो सिंहला स्पीकिंग पीपल्स को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी. गवर्नमेंट जॉब में सिंहला स्पीकिंग कंपलसरी कर दिया गया. तो इससे तमिलियंस थे वो काफ़ी गुस्सा थे कि उनकी लाइफ का क्या, उनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको भी एजुकेशन चाहिए. सिंस सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था तो ओनली सिंहला स्पीकिंग पीपल कैन ओनली गेट एडमिशंस इन कॉलेज एंड गेट गवर्नमेंट जॉब्स इन द गवर्नमेंट फील्ड. एनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. इसके साथ साथ एक नया एक्ट और उन्होंने एक अपने संविधान में उन्होंने और वो कर लिया कि हमारा जो ऑफिशियल रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, उसी को प्रोटेक्ट भी करना है और उसको आगे बढ़ाना भी. All these government measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. So ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर जो भी इन्होंने लिए, इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल है वो अपने आप को अलग समझने लगे और उनको ऐसा लगने लगा that these government is dominating over the Srilankan Tamils or the Tamil speaking community. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala's leaders were sensitive to their language and culture. उनका माइंड में यही था that they are not thinking about Tamil language, culture उनका ख़त्म हो जाएगा. They felt that the constitution and the government policies denied them equal rights. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही है वो उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, उनको जॉब्स नहीं मिल रही. ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंहला स्पीकिंग को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लेंगे और सिंहला कम्युनिटी पीपल्स को आप फ़ायदा देना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है द श्रीलंकन तमिल थॉट दैट हमें साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फॉर गेटिंग जॉब्स और गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और गेटिंग एजुकेशन, और उनका इंटरेस्ट जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है. एज ए रिजल्ट the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time. और धीरे धीरे इनके रिलेशन between the Sinhala community and Tamil community धीरे धीरे इनमें दरार पड़ना स्टार्ट हुई. The Sri Lankan Tamil launched the parties and struggle for recognition of Tamil as an official language. अब इसका रिएक्शन क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसमें डिमांड करने लगा है कि दैट तमिल को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना चाहिए फॉर रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो उनको एजुकेशन मिले और अपनी जॉब्स को सिक्योर कर पाए एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वेयर रिपीटेडली डिनाइड. और जो इनकी डिमांड थी उसको जो सिंहला गवर्नमेंट थी उन्होंने बार बार डिनाई किया. बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. और 1980s तक बात इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि जो इन्होंने जो श्रीलंकन तमिल्स ने जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने अब डिमांड करने लगी कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दीजिए, जहाँ पर जिसका नाम उन्होंने तमिल एलम स्टेट रखा गया था, जो कि इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका.
दिस distrust between the two communities turned into widespread conflict, और आपस में ये विवाद आपस में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट बना, एंड इट soon turned out to be a civil war. Civil war का मतलब होता है violent conflict between opposing group between a country that comes so intense that it appears like war. जब घर में गृह युद्ध हो जाए और violently हो, not protest नहीं हो रहा है यहाँ पे, violent हो रहा है, यानी यहाँ पे इंसानों की जान जा रही है. ओके, सो इस टाइप के जो सिचुएशन होती है जब घर में गृह युद्ध होता है तो उसको हम इंग्लिश में सिविल वॉर कहते हैं. एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as a refugee and many more lost their livelihood. और एज अ रिजल्ट हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी के पीपल्स के थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, बहुत से फैमिलीज को फोर्सफुली अपना देश छोड़ के जाना पड़ा एज अ रेफ्यूजी टू अदर कंट्रीज, और ये सारे नुकसान हुए ड्यू टू द सिविल. आप जब इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे. श्रीलंका का जो मॉडल था बहुत ही एक्सेलेंट था अबाउट द एजुकेशन, डेवलपमेंट, हेल्थ, इकोनॉमी, पॉलिसी, लेकिन जस्ट आफ्टर द सिविल वॉर ये डिक्लाइन होता गया. बहुत बड़ा सेटबैक लगा टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री. और ये सिविल वॉर 1980 से स्टार्ट होते होते साल 2009 में ख़त्म हुआ, यानी कि बहुत ही लंबा समय तक, अप्रॉक्सीमेटली 29 ईयर्स तक ये सिविल वॉर चला. अब हम दूसरी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं. वहाँ पर भी कल्चर से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, एथनिक कंपोजिशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी. ओके, तब वहाँ के लीडर्स ने क्या करा, आइए जानते हैं. The Belgian leaders took a different path. Belgian leaders were not like the Sri Lankan leaders. उन्होंने एक अलग रास्ता चुना. They recognized the existence of regional difference and cultural diversity. उन्होंने recognize किया that we have differences between the culture and regional diversity. Okay, between 1970 to 1993 the amendment their constitution 4 times. अब साल 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट लेके आए, 4 बार उसमें चेंजेस किए, और ऐसा अरेंजमेंट निकाला दैट एवरीवन वुड लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री. इस तरीके से उनको अमेंडमेंट किया, उनको चेंजेस लाएगी ताकि सभी लोग एक ही कंट्री में रह सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. अब जो इस तरीके से अरेंजमेंट उन्होंने बनाया बहुत ही अलग थे, और ऐसी अदर कंट्रीज में ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया था, बहुत ही इनोवेटिव तरीका था. ओके, तो बेल्जियन मॉडल के हम 4 पॉइंट्स में इसको समझेंगे. सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर शैड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जब सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, यानी सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक जो कैबिनेट होता है, जैसे लाइक हमारे यहाँ सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. तो जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 50% डच एंड 50% फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स. Okay, some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. अब इस तरीके से लॉ बनाया गया कि उसमें मेजोरिटी ग्रुप्स अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है तो उसमें ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि केवल मेजोरिटी ग्रुप वाला इंसान तो वो ही डिसीजन ले रहा है, उसमें उसको माइनॉरिटी जो ग्रुप है या 2 अदर ग्रुप वाले जो है, जो स्पेशली फ्रांस या डच, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली. इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कम्युनिटी अकेले कोई डिसीजन नहीं लेगी, उसमें दोनों कम्युनिटी मिल के डिसीजन ले सकती है. एक कम्युनिटी आपस में मिल के ही डिसीजन नहीं ले सकती, उसको सेकंड कम्युनिटी की परमिशन या स्पेशल ऐसा लॉ बनाएगा जिससे कि सामने दूसरी कम्युनिटी जब तक वो परमिशन नहीं देगी तब तक आप वो कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अब दूसरा पॉइंट, many powers of the central government has given to the state government of the 2 regions of the country. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर्स है उसको डिवाइड कर दिया गया और इन 2 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. रीजन क्यों अलग स्टेट में, क्यों रीजन में क्यों डिवाइड कर दिया गया? बिकॉज एक रीजन ऐसा था जहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल्स थे, एक रीजन ऐसा था जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे. इस वजह से कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो डायरेक्टली स्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया कि आप अपने रीजन में अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ योर कम्युनिटी. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर रीजन. ओके, अब थर्ड, ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स में एक सेपरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. वहाँ पे एक अलग ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी जो कि डिफर करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, कैपिटल में एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दोनों का इक्वल होगा.
Dutch and the French. The French speaking people accepted equal representation in Brussels. अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स ने इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे. ओके. Now, apart from the central and the state government, there is a third kind of government which is known as the community government. Apart from the state government, central government और the capital government, इसके अलावा एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी which is also known as the community form of government, जो कि which was elected by the people belonging to one language community, Dutch, France, German speaking, no matter where they live. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी थी कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें ये तीनों कम्युनिटी के पीपल्स उसको चुनते थे. गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग टू कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू. अब इस गवर्नमेंट का काम क्या रहता था, ये केवल कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को ही देखेंगे. ओके. और ये इसको चुनते थे तीनों ही कम्युनिटी के पीपल, डच, फ्रांस एंड जर्मन. सो यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रीजन्स पे डिवाइड कर दिए, उनके पावर्स अलग अलग कर दिए. कैपिटल में अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके. जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोनों कम्युनिटीज़ का. फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी इन्होंने, जो कि सब पीपल्स इलेक्ट करेंगे वहाँ पे, और उसका काम केवल एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करेगा. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम बोलते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट था बेल्जियम मॉडल को हम देख सकते हैं. बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार. पर लेकिन ये अरेंजमेंट अभी तक बहुत अच्छे से चलता आ रहा है. इस वजह से श्रीलंका की सिचुएशन नहीं, श्रीलंका में जिस तरह से गृह युद्ध हुआ वैसा बेल्जियम में नहीं हुआ. दे आर लिविंग प्रॉस्परली एंड हैप्पीली. Okay, they held between communist strife between the two major communities and possible division of the country. हो सकता था वो वहाँ पे पॉसिबल डिवीजन हो सकता था, बेल्जियम के भी दो अलग स्टेट बनने की डिमांड आ सकती थी, पर लेकिन ऐसे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ. अब जब यूरोप यूनियन बनना स्टार्ट हुआ, कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज तो आपस में अपना यूरोप यूनियन बनाना चाहते थे, तो उस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारी जब कंट्री जब केम टुगेदर टू फॉर्म एन यूरोप यूनियन, तो ब्रुसेल को चूज किया गया एज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ओके. नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज. अब हम क्या सीखा इन दोनों स्टोरीज से. अगर हम बेल्जियम की केस स्टडी करते हैं और श्रीलंका की केस स्टडी करते हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, पर लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने पावर शेयर करे वो बहुत ज़्यादा अलग थे. बेल्जियम ने अपने पावर्स पावर जो शेयर किया था वो बहुत अच्छी कन्वीनियंट वे में किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट श्रीलंका ने जो मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसने अपना डोमिनेंस दिखाना चाहा टू द माइनॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पे गृह युद्ध चला. लाखों हजारों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई. बहुत से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, दूसरे देशों में जाकर आवाज़ करना पड़ा. सो हम ये देख सकते हैं कि श्रीलंका जो एक कंट्री थी वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं की गई, तो उसका बहुत ज़्यादा भुगतान हुआ. और वहाँ पे जो कंट्री यूनाइटेड रह सकती थी जस्ट लाइक बेल्जियम, वो यूनाइटेड नहीं रही, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते गए. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. और इसीलिए हम ये पढ़ेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों माना गया है. और आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं वाई इट इज इम्पॉर्टेंट और वाई इट इज डिजायरेबल टू बी दैट पावर शुड बी शेयर्ड. ओके. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.